हमारे साथ पत्रकार वार्ता में हमारे जिला के अभी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भाई हिंदुस्तानी जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र नेगी जी, सुरेंद्र नेगी जी, जगदीश तोमर जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछले दिनों लगभग 2-3 दिन पहले हमारे प्रदेश के आदरणीय मंत्री जी शिलाई विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे और एक सड़क के शिलान्यास पे, जो सड़क 2014-15 में जब मैं विधायक था, उस वक्त विधायक प्राथमिकता में वो सड़क मैंने डाली थी और उसका उन्होंने उस दिन शिलान्यास किया। और उस शिलान्यास के बाद जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ जो जनता को संबोधित कर रहे थे और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग माननीय मंत्री जी ने किया, हमें लगता था कि माननीय मंत्री जी अब प्रदेश के अंदर बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं और प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए और जिला के लिए कुछ अच्छी सौगातें लेकर आएंगे, अच्छे विचार लेकर आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनकी बातों से उनकी मानसिकता दर्शाई जाती है, उन्होंने वहां पर कहा कि जो गिरिपार का जनजातीय क्षेत्र होना था, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इससे हमें कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि उसमें ना हमें बजट का प्रावधान होगा, ना नौकरियों में लाभ होगा। आधी अधूरी जानकारी के साथ मंत्री जी वहां पर वक्तव्य दे रहे थे। 55 वर्षों से गिरिपार के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और 55 वर्षों में अनेकों लोग इस केंद्रीय हाटी समिति में जुड़े। जो लोग आज कोई प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुआ है, कोई उससे भी बड़े पद से रिटायर हुआ है, वो सब लोग इस केंद्रीय हाटी समिति में सदस्य रहे, उन्होंने काम किया है। मुझे लगता है कि वो लोग भी पढ़े लिखे लोग थे जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे और शायद कहीं ना कहीं मंत्री जी से ज्यादा ही पढ़े लिखे होंगे। उन्हें भी इस बात का ज्ञान रहा होगा कि जनजातीय होने के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी वहां पर कह रहे थे कि इसमें आरक्षण 37% का नुकसान हमको हो जाएगा, मुझे लगता है कि पहले मंत्री जी थोड़ा अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें। 27% आरक्षण की जो बात करते हैं, उसमें से ईडब्ल्यूएस का 10% जो है वो उसमें से बाहर निकलता है, तो ओबीसी का मात्र 17% बचता है। और मंत्री जी ने वहां पर रिजर्वेशन की बात तो बता दी, लेकिन उन्होंने पॉपुलेशन की बात वहां नहीं बताई कि अभी जो 17% के अंदर हमारे ओबीसी के भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई टेस्ट निकालते हैं, उसमें पूरे प्रदेश के ओबीसी फाइट करते हैं। और जबकि जनजातीय में जब हम लोग आएंगे, उसमें पॉपुलेशन घट जाएगी। जो क्षेत्र जनजातीय के है उसी की पॉपुलेशन उसमें फाइट करेगी। उन्होंने मात्र लोगों को गुमराह करने का काम किया और साथ में उन्होंने एक बात और कह दी कि मैं तो चुनाव के समय में फंस गया, चुनाव में फंस गया। मेरे साथियों ने कहा कि अभी आप भी हाँ में हाँ कर दो। मैं तो इसके पक्ष में ही नहीं था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछली बार भी आप इस क्षेत्र के विधायक थे, वहां की जनता ने आपको चुनकर विधायक बनाया था और जब हाटी समिति की कुंभलियां चली हुई थी, उस वक्त आपने हर जगह, आप अपने शिलाई में आकर आपने कहा कि अगर जनजाति नहीं होगा तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा। तो वो क्या था? मात्र उन्होंने लोगों को ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। और आज सरेआम मंच से इस बात से मुकर रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मुझे तो चुनाव के वक्त मजबूरी में बोलना था। 55 वर्षों की राजनीति में अगर वो परिवार चाहता तो हमारा क्षेत्र गिरिपार जौसार की तर्ज पे ही 1967 में हम भी जनजाति हो जाए। लेकिन उस परिवार ने ना तब चाहा, ना ये परिवार आज चाह रहा है कि क्षेत्र जनजाति घोषित हो।
लोगों को गुमराह करने का काम मात्र किया। चुनाव के अंदर जातिवाद के ऊपर चुनाव को ले जाने का प्रयास किया। इस जाति को ये नुकसान है, इस जाति को ये नुकसान है, इस प्रकार की राजनीति करके और उसके बाद 6 महीने के अंदर हमें लगता था कि क्षेत्र को बहुत बड़ा ओहदा मिला है, बहुत सारी इस क्षेत्र का विकास हो, लेकिन 6 महीने का समय चला गया। मंत्री जी ने सारे संस्थान बंद करवा दिए और आज मंत्री जी कहते हैं कि हाटी पुत्र अभी समाधि में है। चलो हम तो समाधि में है, लेकिन आप तो अपने सपेलों के साथ कोबरा बनकर जो है उन संस्थानों को भी डस गए जो संस्थान माननीय जयराम ठाकुर जी ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दिए। आप एक कोबरा के रूप में आकर जो है आपने उन संस्थानों को भी हमारे क्षेत्र में बंद करने का काम किया। हमें लगता था कि शिलाई क्षेत्र में बहुत सारे विकास के कार्य मंत्री जी करेंगे। आप सबकी जानकारी में कितने संस्थान हमारे यहाँ बंद है। डीएसपी का कार्यालय वहां पर खुल गया था, वो कार्यालय बंद हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन एक्शन बैठ गया था, वो कार्यालय बंद हो गया। स्टोन के अंदर डिग्री कॉलेज खुल गया था, कक्षाएं लग रही थी, प्रोफेसर वहां पर आ गए थे, वो सारे बंद हो गए। नायब तहसीलदार वहां पर स्टोन के अंदर बैठ गए थे, वो बंद हो गए। हमारे पटवार सर्कल 7 खुले तो बंद हो गए। 2 कानून सर्कल खुले तो बंद हो गए। कपोटा का बीएमओ ऑफिस बंद हो गया। कमरों की सीएससी बंद हो गई। अनेकों स्कूल बंद कर दिए गए। इस प्रकार की राजनीति और लोगों को उसके बाद गुमराह कर मात्र लोगों को बातों में घुमा कर रखना और विकास की कोई चर्चा नहीं करनी। इन 6 महीने के अंदर जो शिलान्यास उद्घाटन मंत्री जी ने किए वो सारे पिछली सरकार का बजट। एक भी पैसा इस सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक भी स्कीम में कोई पैसा इस 6 महीने में इस सरकार ने नहीं दिया। मैं पहले भी अपने लोगों के साथ खड़ा था। हमने जब ये कुंभलियों का दौर चला उस वक्त भी कहा कि हम अगर इस चीज को नहीं करा पाए, इस क्षेत्र को जनजातीय नहीं करा पाए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना वोट मांगने आएंगे। पिछले 55 वर्ष में जब जो कांग्रेस की सरकार रही उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी वो जरूर चाहते थे कि इस क्षेत्र को जनजातीय होना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी इन लोगों ने यहाँ से विधायक माननीय मंत्री जी जो आज उन्होंने नहीं चाहा कि क्षेत्र जनजाति हो। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय जयराम ठाकुर जी जिन्होंने भी पिछले 5 वर्ष के दौरान यहाँ से भी इस केस को दिल्ली भिजवाया और दिल्ली के अंदर आरजीआई के अंदर हमारी हाटी कम्युनिटी की रजिस्ट्रेशन और उसके बाद कैबिनेट के अंदर अप्रूव करवाकर लोकसभा के अंदर भी पास करवा दिया गया और अब राज्यसभा के अंदर हमारा बिल है। पिछले सत्र के दौरान 5 बार हमारा लिस्ट हुआ है जो बिजनेस है राज्यसभा का, उसके अंदर 5 बार हमारा ये हाटी का बिल है वो लिस्टेड हुआ था। वो लगना था बिल उस सेशन के दौरान, लेकिन वहां पर राज्यसभा नहीं चली और इस बार वो रुक गया है। अब 17 तारीख से फिर हमारा दिल्ली का सत्र चल रहा है और इस बार वो हमारा हाटी का बिल जो है वहां से पास हो। हमने तब भी कहा था कि हम अपने इस गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय घोषित कराया करेंगे क्योंकि इसमें बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। 55 वर्षों से लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अब इसका अंतिम रूप आया है और मैं मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो इसके विरोध में है इसके बाद राज्यसभा से पास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ से जब स्वीकृत होकर आएगा उसके बाद प्रदेश सरकार के पास आएगा। हम भी ये देखना चाहते हैं कि मंत्री जी अगर इसके विरोध में है तो इस बिल को अब उनकी सरकार प्रदेश के अंदर है कि वो रोकते हैं कि पास करवाते हैं। हमेशा 2 मुंही बात करने का जो उनका पर्सनल रहा है उसका पर्दाफाश आने वाले समय में। और जिस प्रकार से बहुत सारी बातें बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बजट में भी हमको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास एक कॉपी है जो कि एसटी प्लान का 2020-21 की कॉपी है। इसमें पूरा लिखा गया है कितना कितना बजट स्टेट से अलॉट हुआ है, सेंटर का भी इसमें नहीं है, लेकिन स्टेट का ही इतना बजट है कि जो जो हमारे इसमें जिले आते हैं 1000 करोड़ रुपए उन किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगेर, भरमौर के लिए आया है। जब हमारी इसमें पॉपुलेशन और ऐड हो गई
क्योंकि उसमें पर व्यक्ति बजट आता है। एक रेगुलर बजट होता है, वो भी पर व्यक्ति मिलता है। उसके बाद एक सीसी बजट होता है, वो भी पर व्यक्ति मिलता है। जितनी पॉपुलेशन जनजातीय क्षेत्र में होती है उस हिसाब से बजट की एलोकेशन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करती है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आई माननीय मंत्री जी की कि उन्होंने इतनी बड़ी बात इतने मंच से बोल दी। इतने दिन से वो लगातार चुनाव के दौरान कहते रहे कि हाटी होना चाहिए, कुंभले आकर कह रहे थे कि हाटी होना चाहिए, और अब उस बात से स्पष्ट मुकर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है और राज्यसभा के अंदर ये बिल पास होने वाला है। उसके बाद राष्ट्रपति जी की मोहर लगनी है और उसके बाद ये बिल यहाँ पर आना है। तभी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो स्थिति स्पष्ट करें कि जब ये बिल यहाँ पर आएगा, आज प्रदेश में उनकी सरकार है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये इसमें नुकसान है, इस क्षेत्र के विधायक भी है, गृहपाल के मंत्री भी है, तो मेरा आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस बिल को यहाँ पर रुकवाएंगे प्रदेश के अंदर या इस पर इम्प्लीमेंट होने दें। मुझे बस इतनी बात आप लोगों से आज कहनी थी। मंत्री जी कहते हैं कि 3 स्टेटों का जो है एसटी का बिल जो केंद्र ने पास कर दिया है, लेकिन सिर्फ हिमाचल का रहा है, इसमें कहाँ तक सकता है? नहीं, हिमाचल के अलावा एक स्टेट और भी है। बहुत सारे बिल केंद्र के अंदर आते हैं, केंद्र में आते हैं, पास होते हैं, कुछ बिल रह जाते हैं, नेक्स्ट सेशन में हो जाते हैं। उस सत्र में नहीं हुआ, पिछले सत्र जो है वो राज्यसभा के अंदर चला नहीं, आप लोगों ने भी देखा, और 5 बार लिस्टेड हुआ है। हम लोग उस वक्त भी दिल्ली जाकर आए थे, हमारे केंद्रीय हाटी समिति के जो लोग थे वो मेरे साथ थे। हम माननीय सांसद जी से, सुरेश कश्यप जी से मिले थे, और हम जो है ट्राइबल मिनिस्टर मुंडे जी से भी मिलकर आए थे, और अपने उनसे ट्राइबल मिनिस्टर से हम मिलकर आए थे। और 5 बार लिस्टेड होने के बाद सत्र नहीं चला, लेकिन अभी 17 तारीख से फिर हमारा सत्र शुरू हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सत्र में ये बिल पास हो जाएगा। सर, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चली हुई है, ऐसी स्थिति में एसटी के दर्जे की क्या स्थिति रहेगी? यूसीसी से जो है एसटी का कोई मतलब नहीं है। यूसीसी एक अलग चीज है, नागरिक समाज संहिता एक अलग विषय है कि देश के अंदर एक जैसे नियम, एक जैसे रूल बने, लेकिन जो एसटी जो होता है उसका एक अलग मापदंड होते हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ की प्राकृतिक परिस्थिति क्या है, उस प्रकार के पैरामीटर्स जो है एसटी के लिए अलग से पैरामीटर बनाए जाते हैं। एसटी का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में एसटी मिला है कि उनको डेवलप करने के लिए, ताकि वो क्षेत्र भी जो है अन्य क्षेत्रों की तरह विकास में समानता पर आगे आए। वो 2 अलग अलग चीजें हैं। आरक्षण भी उसमें शामिल होता है? किसमें? एसटी में जैसे रिजर्वेशन भी होता है कि एसटी का रिजर्वेशन अलग से होता है, आपके नौकरी में है। एसटी के रिजर्वेशन के ऊपर भी मैं जिस प्रकार से मंत्री जी ने कहा कि इसमें हमको नौकरियों में भी नुकसान है, वो मैंने आपको 37 और 27% और 17% का आपको बता दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी चाहते हैं कि हमारे गिरिपार क्षेत्र के लोग सिर्फ 3rd और 4th क्लास की नौकरियां करें। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो एसटी में आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में मिलता है और कितने एसटी है, उस हिसाब से आज भी आप उठाकर आंकड़े देखेंगे जो यूपीएससी के रिजल्ट्स आते हैं, उसमें से कितने आईएएस कितने आईपीएस जो है वो हमारे एसटी से निकलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो है विषय उन्होंने मात्र लोगों को छोटी सी बात के ऊपर गुमराह करने का प्रयास किया है। लोगों को पूरे तथ्य कभी नहीं बताते। मंत्री जी कहते हैं कि हट्टी का मुद्दा जो है चुनाव के दौरान ही याद आता है भाजपा को। नहीं, शायद वो भूल गए हैं कि पिछले 5 साल हमने लगातार इस मुद्दे को उठाकर रखा, तभी आज राज्यसभा के अंदर पहुंचा है। और हम चुनाव के वक्त नहीं है, हम जब मैंने आपको बताया कि पिछला सत्र था तब भी हम दिल्ली जाकर आए हैं और माननीय ट्राइबल मिनिस्टर से मिलकर आए हैं। और इस चुनाव के वक्त में, चुनाव के बाद ही लोकसभा से पास हुआ है, जब वोटिंग हो गई थी, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, उसके बाद ही लोकसभा के अंदर लगा और पास हुआ। उससे पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ, उससे पहले प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर वर्किंग करी। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के अंदर ही इस मुद्दे को किया। जब से हमने इस मुद्दे के उठाया है पिछले 5 वर्ष के अंदर, आज इसको हमने अंतिम रूप देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही जो गिरिपार को है वो जनजातीय का दर्जा मिलेगा। थैंक यू।